गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। ये टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 12 ग्रीनिंग प्रोजेक्ट जो हैं ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के अंडर अप्रूव कर दिए हैं और 24 प्लान्स का एस्टीमेट जो है वो कई फॉरेस्ट मिनिस्ट्रीज़ द्वारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स द्वारा जो है वो कंसिडरेशन में है ऑलरेडी। तो पहले तो समझते हैं ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है क्या। इंडिया ने COP28 के टाइम पर इसको लॉन्च किया था 2023 में। गवर्नमेंट के लाइफ मूवमेंट के अंदर ही एक इनिशिएटिव है ये। इसके अंदर क्या है कि मार्केट बेस्ड अप्रोच लाई जा रही है 8 आइडेंटिफाइड इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़ में। पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो इंसेंटिव्स अर्न कर सकेंगे ग्रीन क्रेडिट्स से रिलेटेड, और एनकरेज किया जाएगा वॉलंटरी इन्वायरमेंट एक्शंस को इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनीज द्वारा। तो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल और इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन को प्रमोट करने का ये इनिशिएटिव है। इंडिया का फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर इन्हांस करना, डिग्रेडेड लैंड की इन्वेंट्री को बढ़ाना, पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिविजुअल्स और एंटिटीज़ जो है उनको प्रो प्लानट एक्शंस में एनकरेज करना, ये सब इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। अब सेक्टर्स कौन से टारगेट किए जा रहे हैं? इनिशियल फेज़ में तो वाटर मैनेजमेंट और एफॉरेस्टेशन पर फोकस रहेगा, लेकिन सब्सिक्वेंट फेजेस में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, वेस्ट मैनेजमेंट, एयर पोल्यूशन रिडक्शन, मैंग्रोव कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन, इको मार्क लेबल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस रहेगा। जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है ये एक्सचेंज ऑफ क्रेडिट्स अलाउ करेगा ताकि कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन की जा सके। ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी इसकी? जो एक्चुअल एफॉरेस्टेशन है वो तो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स ही करेंगे, लेकिन कैसे जो है क्रेडिट दिया जाएगा, ग्रीन क्रेडिट कैसे दिया जाएगा कि जिसने भी वो प्लांटेशन की है, देखा जाएगा कि 2 साल निकल गए हैं उस प्लांटेशन को किए हुए, और हर प्लांटेड ट्री जो कि सर्वाइव कर रहा है 2 साल तक, एक ग्रीन क्रेडिट उस पर उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल या फिर उस कंपनी को दिया जाएगा आफ्टर इवेल्युएशन बाय ICFRE। ठीक है, तो ये क्रेडिट्स जो है वो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशंस क्लेम कर सकती हैं। ठीक है, या तो एग्जिस्टिंग जो उनके फॉरेस्ट लॉज है उसको कंप्लाई करने में कि हाँ देखो जी, जैसे समझ लो कि एक पर्टिकुलर कंपनी ने माइनिंग की और उन्होंने एफॉरेस्टेशन कर ली, उससे समझ लो 10,000 ग्रीन क्रेडिट्स उन्होंने जो है वो अर्न कर लिए। फिर जो उन्होंने माइनिंग की है, जितना उन्होंने मतलब नुकसान पहुंचाया, जितनी उनको एफॉरेस्टेशन करनी थी, तो वो उसमें उस ग्रीन क्रेडिट्स को दिखा सकते हैं कि देखो हमने इतने ट्रीज़ किसी जगह पर उगा दिए हैं। या फिर कंपनीज़ जो है अपनी इन्वायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस लीडरशिप ESG नॉर्म्स को भी दिखाने के लिए जो है वो ग्रीन क्रेडिट्स जो है अर्न करके अपनी CSR रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी पूरा कर सकती हैं। तो जो ये प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए गए हैं, गवर्नमेंट ऑलरेडी PSUs को बहुत ही पुश कर रही है कि वो इस प्रोग्राम में लीड लें, खासकर उन स्टेट्स में जहाँ पर हैवी माइनिंग की जाती है। तो ये थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन प्रोजेक्ट्स, थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन भी करने का जो है इसमें प्लान किया जा रहा है। ठीक है, कि ऐसा ना हो कि सिर्फ एक बार पेड़ उगाया, 2 साल तक उसको किस तरह से मेंटेन किया, उसके बाद उसकी देख रेख बंद कर दी, उसके बाद उसके ऊपर कोई फोकस नहीं है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है 13 स्टेट्स के उन्होंने 387 लैंड पार्सल्स भी दिए हैं डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड के, जहाँ पर ये फॉरेस्टेशन की जा सकती है। शुरू में कहा जा रहा है फोकस रखा जाएगा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में, जहाँ पर सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट को माइनिंग के लिए डाइवर्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कमीशन ऑन क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ और इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 5 दिनों की डिस्कशन के बाद क्राइम प्रिवेंशन, क्रिमिनल जस्टिस रिस्पांस और कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करने की 33rd सेशन जो है कमीशन ऑन क्राइम प्रिवेंशन और क्रिमिनल जस्टिस का, वो अब कंक्लूड हो चुका है। तो ये कमीशन ऑन क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस है क्या? ये कमीशन जो है UN इकोसॉक द्वारा 1992 में बनाया गया था, और ये प्रिंसिपल पॉलिसी मेकिंग बॉडी है UN की इन द फील्ड ऑफ क्राइम प्रिवेंशन और क्रिमिनल जस्टिस। CCPCJ जो है उसमें 40 मेंबर स्टेट्स हैं जो इलेक्ट किए जाते हैं इकोसॉक द्वारा। इकोसॉक जो है CCPCJ के मैंडेट्स और प्रायोरिटी देता है। ठीक है, सिर्फ इसका फोकस ऑर्गेनाइज क्राइम, इकोनॉमिक क्राइम या मनी लॉन्ड्रिंग की तरफ ही नहीं है, बल्कि क्रिमिनल लॉ जो कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करे, अर्बन एरियाज़ में क्राइम प्रिवेंशन को देखना, और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसमें फेयरनेस और एफिशिएंसी को लाना, ये सब भी इसका मिशन है। ठीक है, CCPCJ जो है
वो मेंबर स्टेट्स को भी जो है असिस्ट करता है एक्सपर्टीज़ एक्सचेंज करने में, एक्सपीरियंस या इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करने में, ताकि नेशनल और इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज़ बनाई जा सकें कॉम्बैट करने के लिए क्राइम को। ये एक प्रिपरेटरी बॉडी की तरह भी काम करता है, इम्प्लीमेंटिंग बॉडी की तरह भी काम करता है, यूएन कांग्रेस ऑन क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस के, ठीक है। क्लोज लिंक्स भी मेंटेन करके रखता है रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के साथ, जो कि यूएन क्राइम प्रिवेंशन और क्रिमिनल जस्टिस प्रोग्राम नेटवर्क को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। ये टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया और जापान की पार्टनरशिप जो है जॉइंट मून मिशन लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन को जो है वो एक्सप्लोर करने वाली है, और ये कुछ सालों में जो है वो मिशन लॉन्च होने वाला है। कहा जा रहा है कि शायद 2025 में ही इसको लॉन्च किया जाएगा। तो ये एक कोलैबोरेटिव मिशन है इसरो और जापान स्पेस एजेंसी के बीच में, और इसमें जापान का H3 रॉकेट जो है वो अब जो है वो टेक ऑफ होगा। मून के सदर्न पोलर रीजन को जो है वो इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। वहाँ पर प्रेजेंस ऑफ वाटर और अदर एलिमेंट्स जो एक्सप्लोर किए जाएंगे, खासकर इन द फॉर्म ऑफ सरफेस आइस। तो ये फोकस रहेगा सरफेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर। इसमें एक लैंडर और एक रोवर दोनों होंगे। जैक्सा जो है वो रोवर देगा, इसरो जो है वो लैंडर बना रहा है, ठीक है। और जो है इसमें डेटा सैंपल्स लिए जाएंगे लूनर सैंड के, जिसको रेगोलिथ कहते हैं, और उसमें जो है वाटर कंटेंट को मेजर किया जाएगा। रोवर जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स सिर्फ इसरो और जैक्सा के ही नहीं, बल्कि यूएस की जो नासा है और उनके यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इन दोनों के भी इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं न्यू कैलेडोनिया। ये टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंच सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं अपने एफर्ट्स को स्टेप अप कर रही हैं, ताकि वो न्यू कैलेडोनिया के जो है न्यू कैलेडोनिया को रीगेन कर सकें, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर डेडली अनरेस्ट चल रहा है। तो पहले तो मैप में देखते हैं ये न्यू कैलेडोनिया है कहाँ। तो ये ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल ईस्टर्न पेरिफेरी पे लगभग 1500 किलोमीटर के आसपास यहाँ पर ये न्यू कैलेडोनिया सिचुएटेड है। तो ये एक फ्रेंच ओवरसीज़ टेरिटरी है, जिसके पास सिग्निफिकेंट ऑटोनॉमी है। 1998 के नोमिया अकॉर्ड से ये ऑटोनॉमी मिली है इनको। साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है। मेन आइलैंड यहाँ का ग्रैंड टेरे है, और उसके बाद 4 लॉयल्टी आइलैंड्स भी हैं यहाँ पर। कैपिटल नोमी है, और लगभग 2,70,000 के आसपास लोग यहाँ पर रहते हैं। 39% इंडिजिनस लोग हैं। फ्रेंच और यूरोपियन सिटीजन्स भी यहाँ पर रहते हैं। जो प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस होते हैं वो यहाँ के हेड ऑफ स्टेट होते हैं, जो कि एक हाई कमिश्नर द्वारा रिप्रेजेंटेड होते हैं यहाँ पे। नोमिया अकॉर्ड जो है वो यहाँ का ऑर्गेनिक लॉ बनाकर देता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, जिसके थ्रू न्यू कैलेडोनिया गवर्न होता है। न्यू कैलेडोनिया बेसिकली एक सीट भी है पैसिफिक कम्युनिटी की, और सेक्रेटरीट सर्व करता है एज अ पैसिफिक कम्युनिटी का, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये एक वाइडली एक्सेप्टेड विजडम है कि अगर जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस इंडिया और यूएस के बीच में जो है वो रिन्यू कर दी जाए, तो जो बायलैटरल ट्रेड रिलेशनशिप है वो और ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा। तो जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस क्या है? 1971 में UNCTAD इन्होंने इसको इंस्टीट्यूट किया था। एक वॉलंटरी ट्रेड मेजर है डेवलप्ड कंट्रीज़, जिसमें प्रेफरेंशियल टैरिफ ट्रीटमेंट देती हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो मतलब अब जैसे यूएस कुछ इंपोर्ट करेगा इंडिया से, तो वो कुछ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देगा हमें, या तो एलिमिनेट कर देगा टैरिफ्स को, या फिर रिडक्शन कर देगा कस्टम्स ड्यूटी में, है ना। तो एक्सपोर्टर जो है उनको रूल्स ऑफ ओरिजिन का ध्यान रखना होता है, ताकि ऐसा ना हो कि कहीं चाइना जो है वो इंडिया का यूज़ करते हुए अमेरिका में प्रोडक्ट्स अपने बेच दे। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो ये डेवलपिंग कंट्रीज़ को GSP प्रेफरेंसेस देती है। उसमें से आर्मीनिया, ऑस्ट्रेलिया, अज़रबैजान, ये सब जो है वो मेंशन्ड है। लेकिन सभी कंट्रीज़ का, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ का अपना खुद का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होता है, कैसे वो GSP टैरिफ प्रेफरेंसेस देंगी। लेकिन ट्रेड वॉल्यूम के हिसाब से जो GSPs EU और US देते हैं वो सबसे कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं, और इंडिया जो है वो प्राइमरी बेनिफिशियरी रहा है GSP का, EU से भी। और जब तक US ने GSP इंडिया से विड्रॉ नहीं कर लिया था GSP बेनिफिट, तब तक इंडिया ने US का भी जो है वो GSP बेनिफिट्स लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं प्रोजेक्ट अस्त्र। ये टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो गूगल ने रिसेंटली अपने एनुअल डेवलपर कॉन्फ्रेंस में एक अर्ली वर्जन ऑफ प्रोजेक्ट अस्त्रा दिखाया है। तो प्रोजेक्ट अस्त्रा क्या है? एक न्यू मल्टी मॉडल AI एजेंट है, जो कि गूगल ने डेवलप किया है, और आंसर करने के लिए केपेबल है ये रियल टाइम क्वेश्चंस। लोगों वर्ल्ड को ये ऐसे देख सकता है, और ये जो है फ़ोन के कैमरा से भी आपके जो है वो वर्ल्ड को ये ऑब्ज़र्व कर सकता है। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है,
सिर्फ स्मार्टफोन्स ही नहीं बल्कि इसको स्मार्ट ग्लासेस में भी गूगल ने यूज़ करके दिखाया है। प्रोजेक्ट अस्त्रा जो है ह्यूमन असिस्टेंट लाइक एक्सपीरियंस जो है वो एज क्लोज एज पॉसिबल दे सकता है। ठीक है, तो मल्टी मॉडल मॉडल एआई क्या है? तो मल्टी मॉडल मॉडल एआई बेसिकली ऐसा होता है जिसमें कि प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो इमेजेस, वीडियोस और टेक्स्ट तीनों फॉर्मेट में होती हैं। ये मॉडल एक्सपैंड करता है जनरेटिव कैपेबिलिटीज़ के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं साइनोक्लाइन अल्फ़ा प्रोटीन्स। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो बहुत सारे पार्किंसंस डिसीज़ रिसर्चर्स जो हैं वो साइनोक्लाइन अल्फ़ा प्रोटीन्स जो कि न्यूरॉन्स में होते हैं उसकी प्रेवलेंस को रिड्यूस करने के लिए फोकस कर रहे हैं एज अ थेरेप्यूटिक मेजर। तो साइनोक्लाइन अल्फ़ा प्रोटीन्स क्या है? मिस्टीरियस प्रोटीन जो कि हेल्दी सेल्स में प्रेजेंट होते हैं और ये एज रिलेटेड न्यूरो डिजनरेटिव डिसीजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि ये आपके न्यूरॉन्स में अबंडेंटली अवेलेबल होते हैं, न्यूक्लियाई के पास ये अवेलेबल होते हैं और ये मिसफोल्डिंग करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो SNCA जो है वो फोल्ड होते हैं मल्टीपल वेज में। मिसफोल्डेड प्रोटीन्स जो हैं जब वो मिसफोल्ड होने लग जाते हैं तो फिर वो फंक्शन नहीं कर पाते हैं सही से। तो दो वेज़ में ये एग्रीगेट्स की तरह आते हैं ये सेल में। पहला तो क्या होता है कि इंटरफेयर करने लगते हैं स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी ऑफ सेल्स न्यूक्लियाई से। दूसरा, सेल्स को जो है ये डिग्रेड भी करने देते हैं मिसफोल्डेड प्रोटीन्स को। लेकिन जो फर्स्ट वे है उसमें जो है डिसीज़ एमर्ज होती है। तो 2 SNCA पॉपुलेशंस देखी गई हैं। पहली तो जो है अराउंड द न्यूक्लियाई मतलब होती है और फिलामेंट्स की शेप में। जो अदर पॉपुलेशन है वो अराउंड द न्यूक्लियाई तो होती है लेकिन वो उसमें स्मॉल क्लम्प्स बनने लग जाते हैं, एग्रीसोम्स कहते हैं जिन्हें हम। ये एग्रीसोम्स जब बनते हैं तो ये मिसफोल्डेड प्रोटीन्स जो है वो ये जो है डिसीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं समर सॉल्स्टाइस। ये टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो समर सॉल्स्टाइस जो है वो एस्ट्रोनॉमिकल समर होती है नदर्न हेमिस्फेयर में और ये वो दिन मार्क करती है जब सबसे ज़्यादा जो है वो डे लाइट होती है नदर्न हेमिस्फेयर में पूरे साल की। सॉल्स्टाइस का मतलब सन स्टैंड स्टिल। तो एक एनुअल एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना है जिसमें कि लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर होता है नदर्न हेमिस्फेयर में जो है। ये दिन जून 20 या 21 के आसपास आता है और होता क्या है कि सन जो है सन के रेवोल्यूशन करते हुए अर्थ जो है वो अर्थ, क्योंकि आपको पता है ना एक्सिस टिल्टेड है, तो इस तरह से जो है पोजीशन होती है अर्थ की कि जो नदर्न हेमिस्फेयर है वो टिल्टेड रहता है टुवर्ड्स द सन और सदर्न हेमिस्फेयर जो है वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट रहता है। तो क्योंकि जो है नदर्न हेमिस्फेयर को फुल क्लियर ऑफ द सन रेज मिल रही होती है तो इसलिए यहाँ पर जो है डे सबसे लंबा हो जाता है और सबसे ज़्यादा एनर्जी उस टाइम पर नदर्न हेमिस्फेयर को मिल रही होती है, तो गर्मी भी सबसे ज़्यादा होती है ऑफ कोर्स। तो अर्थ का एक्सेस जो है वो टिल्ट होने की वजह से जो है ये सॉल्स्टाइजेस आते हैं। ठीक है, तो अर्थ जो है वो जब दिसंबर का टाइम आएगा तो सदर्न हेमिस्फेयर जो है वो टिल्ट होके जो है सन की तरफ हो जाता है, नदर्न हेमिस्फेयर अवे हो जाता है, तो हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी रात हो जाती है नदर्न हेमिस्फेयर में। ठीक है, तो अगर हम अभी जून का टाइम का देखें तो आर्कटिक सर्कल में जो है वो सॉल्स्टाइस के टाइम पर सन सेट ही नहीं होता, वहाँ पर 24 घंटे ही रात रहती है और 24 घंटे ही दिन रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बैक्टीरियल पैथोजेंस प्रायोरिटी लिस्ट। सोशल इश्यूज एनवायरनमेंट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी बैक्टीरियल प्रायोरिटी पैथोजेंस लिस्ट को जो है वो अपडेट कर दिया है, जो कि एक इंपॉर्टेंट टूल है ग्लोबल फाइट अगेंस्ट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। 2017 में WHO ने डेवलप की थी फर्स्ट BPPL, जिससे कि इस लिस्ट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स जो हैं R&D में की जा सके ताकि न्यू एंटी बैक्टीरियल्स बनाई जा सकें। ठीक है, 2024 में जो WHO की ये BPPL है इसमें 24 पैथोजेंस हैं और ये पैथोजेंस को क्रिटिकल, हाई और मीडियम प्रायोरिटी ग्रुप्स में भी क्लासीफाई किया गया है। जो ये BPPL है एक गाइड की तरह काम करती है ताकि जो है चाहे मेडिसिन जो एकेडमिक हों, पब्लिक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हों, रिसर्च फंडर्स हों, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स हों, वो अपनी R&D और इन्वेस्टमेंट्स को एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट जो है वो प्रायोरिटाइज़ कर सकें। ठीक है, तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या है? जब आपके बैक्टीरिया, फंगी, वायरसेस या पैरासाइट्स आपकी जो एग्जिस्टिंग मेडिसिन को रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं तो इसका मतलब वो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप कर चुके हैं। तो इसके लिए आपको या तो दवाई बदलनी पड़ेगी वरना आपको पर वो दवाइयाँ काम करनी बंद कर देंगे। ठीक है, so now let us see all these topics in English. So the first topic is Green Credit Program. This topic is important for your environment section. So central government has approved
12 greening projects under the Green Credit Program, and estimates of 24 plans submitted by different state forest departments are also under consideration. So, what is Green Credit Program? It was launched by the Prime Minister of India on the sidelines of COP28, and it is an initiative within the government's lifestyle mission or lifestyle movement. So, what is GCP? GCP, it introduces a market-based approach to incentivize 8 identified environmental activities, and the main objective is to establish a mechanism so that participants could earn incentives in the form of green credits. Okay, so this is basically voluntary environmental actions by individuals, organizations, and companies so that they can promote sustainable lifestyles and environmental conservation. So the objective is to enhance India's forest and tree cover, build an inventory of degraded land under the control and management of forest departments, to encourage participation of individuals and entities in pro-planet actions. So who is the implementing agency? The Indian Council of Forestry Research and Education. So the sectors which are being targeted initially are the water management and afforestation, but subsequently other activities will also be covered like sustainable agriculture, waste management, air pollution reduction, mangrove conservation and restoration, eco-mark label development, and sustainable building and infrastructure. So compensatory afforestation is allowed for exchange of credits under GCP. So how this GCP will be implemented? So individuals and companies can apply to ICFRE to pay to restore these forests, but actual afforestation will only be carried out by the state forest departments. So 2 years after planting and following an evaluation by ICFRE, each planted tree would be worth 1 green credit, and these green credits can be claimed by these financing organizations so as to be used in 2 ways. First, either they have their own compliance within existing forest laws because they have undertaken mining operations, or they have deforested some areas for setting up their industries, or it can also be used under their CSR obligations, so they can report under ESG norms. Okay. So government has been pushing public sector undertakings to take a lead in registering for the program, especially in mining heavy states. So forest departments of 13 states have already offered 387 land parcels of degraded forest land, which is worth nearly 10,983 hectares. And the initial focus will be on states like Chhattisgarh, Madhya Pradesh, and Odisha, where large amounts of forest have been diverted for mining. So the next topic is Commission on Crime Prevention and Criminal Justice. This topic is important for your social issues and your international relations. So after 5 days of discussion to strengthen crime prevention and criminal justice responses and cooperation, the 33rd session of Commission on Crime Prevention and Criminal Justice came to a conclusion recently. So what is this CCPCJ? It was established by UN ECOSOC in 1992. It is the principal policy-making body of UN in the fields of crime prevention and criminal justice. CCPCJ has 40 member states which are elected by ECOSOC. ECOSOC provides the mandate and priorities for CCPCJ, and these priorities include dealing with organized crime, economic crime, money laundering, role of criminal law in protecting the environment, crime prevention in urban areas, criminal justice administration system being made efficient and fair. So CCPCJ also offers member states a forum for exchanging expertise, experience, and information so as to develop national and international strategies. It also acts as a preparatory body and as an implementing body for the UN Congress on Crime Prevention and Criminal Justice. The Commission also maintains close links with research institutes belonging to the UN Crime Prevention and Criminal Justice Program Network. Okay. So the next topic is Lunar Polar Exploration Mission. This topic is important for your Science and Tech section. So India-Japan partnership for their joint moon mission, Lunar Polar Exploration Mission, is likely to take flight in a few years. So JAXA has confirmed this. So this is a collaborative endeavor between ISRO and JAXA. This mission is scheduled to launch in 2025, and this mission will take off aboard Japan's H3 rocket. So the primary goal of the mission is to explore the moon's southern polar region, in investigating the presence of water and other elements, potentially in the form of surface ice. It also aims to showcase innovative surface exploration technologies. It features both a lander and a rover,
JAXA is responsible for developing and operating the rover. ISRO is responsible for developing the lander. And the plan is to acquire data by analyzing the collected samples in detail. The rover will be equipped with instruments for measuring the water content of regolith, that is the lunar sand. And rover will not just carry the instruments of ISRO and JAXA, but also those of the US Space Agency, NASA, and European Space Agency. Okay. So what is New Caledonia? So the next topic is New Caledonia. So this topic is important for your international relations. So French security forces are stepping up efforts to regain control of New Caledonia. So New Caledonia is a French overseas collectivity with significant autonomy under the terms of 1998 Nomia Accord. So it is located in the southwestern Pacific Ocean, east of Australia. It comprises of the main island of Grand Terre, the four Loyalty Islands, and the capital is located in Nomia. So there are 270,000 people living in New Caledonia. Approximately 39% of them are indigenous. Then there are French and European citizens also. The President of France is the head of the state of New Caledonia, and he's represented by a High Commissioner. And Nomia Accords of 1998 had provided the constitutional framework under the organic law through which New Caledonia is governed. New Caledonia is also the seat of the Secretariat of Pacific Community. Okay. So the next topic is generalized system of preferences. This topic is important for your economy section. So it is a widely accepted wisdom that if the generalized system of preferences between US and India is renewed, then it would offer a boost to bilateral trade relationship. So what is generalized system of preferences? It was instituted in 1971 under the aegis of UNCTAD. So it's a voluntary trade measure implemented by developed countries which provides preferential treatment or advantageous treatment to imports from developing countries. So it can be either in the form of elimination or reduction in customs duty. So what happens here is that an exporter under this GSP is also required to follow the rules of origin format. The major countries which grant GSP preferences to developing countries are Armenia, Australia, Azerbaijan, Belarus, etc. So each of these developed countries have their own regulatory framework under which they provide GSP tariff preferences. In terms of trade volumes, the GSPs which are granted by EU and US are the most comprehensive ones, and some of the GSP schemes also provide additional tariff preferences to a specified class of developing countries. India has been among the primary beneficiaries of GSPs of both EU and US, but the US one got stopped during the Trump administration. Okay. So the next topic is Project Astra. This topic is important for your science and tech section. So Google recently at its annual developer conference presented an early version of Project Astra. Project Astra is a new multimodal AI agent developed by Google. It is capable of answering real-time questions. It can see the world, remember where one has left a thing, and even answer if computer code is correct by looking at it through your phone's camera. So it is more straightforward. It is not limited to just smartphones, but Google has also shown it through a pair of smart glasses. Project Astra can learn about the world, and it makes it as close as possible to a human assistant like experience. So what is the multimodal model AI? It is a machine learning model which is capable of processing information from different modalities, including images, videos, and text. This model expands on generative capabilities also. Okay. So the next topic is synuclein alpha proteins. This topic is important for your science and tech section. So many Parkinson's disease researchers are focused on reducing the prevalence of synuclein alpha proteins, or the SNCA proteins, in neurons as a therapeutic measure. So SNCA is a mysterious protein which is present in healthy cells. It is also involved in age-related neurodegenerative diseases like Parkinson's disease. So it is abundant in neurons, and it is found in near the nuclei of these cells. So it is capable of misfolding. Misfolding causes their disease, and SNCA can fold in multiple ways. First is when they start interfering with the structural integrity of the cell's nuclei, and another which allows the cells to degrade misfolded proteins. But in the former form, the disease starts. Okay, so there are two forms of SNCA population. One is when these SNCA shape like filaments,
and the other one is when they start forming around the nuclei smaller clumps called aggresomes, when these aggresomes become responsible for the deceased state of our neurons. Okay, so the next topic is summer solstice. This topic is important for your environment section. So summer solstice has heralds the start of astronomical summer in northern hemisphere, and it marks the day when the most daylight for the year falls upon northern hemisphere. So solstice means sun stands still, and it's an annual astronomical phenomena which brings the longest day of the year. On the summer solstice, the northern hemisphere is tilted towards the sun, because we know that the axis of the earth is tilted. Okay, and it receives the full glare of the sun's rays. So during the solstice, the earth's axis is tilted in such a way that north pole is tipped towards the sun and the south pole is away from it. So what happens during the solstice is that earth starts receiving a greater amount of energy from the sun, and it happens on either 20th of 21st of June each year. And during this time, the Arctic Circle, which is the north pole, the sun does not set during the solstice here. Okay, the opposite happens in December for the Antarctica. Okay, so the next topic is bacterial pathogens priority list. This topic is important for your social issues and your environment section both. So recently, World Health Organization has released its updated bacterial priority pathogens list 2024. So this is an important tool in the global fight against antimicrobial resistance. In 2017, WHO developed its first BPPL to guide investment into the R&D of new antibacterials, and it listed 13 bacterial pathogens at that time. Currently, in 2024, the BPPL covers 24 pathogens, and these pathogens have already also been classified into critical, high, and medium priority groups. This BPPL list acts as a guide for prioritizing R&D and investments in AMR for academic and public research institutions, research funders, and public-private partnerships. Okay, so who are invested in dealing with antimicrobial resistance. Okay, so what is antimicrobial resistance? It occurs when bacteria, viruses, fungi, and parasites they stop responding to medicines. They start making people sicker, and they increase the risk of disease spread, illness, and deaths. It is driven in large part by the misuse and overuse of antimicrobials. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topic. Until then, goodbye and take care.